अकबर के समय इतनी घटनाओं के बारे पे आप क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करिएगा। इसके युद्धों के अभियानों से लेकर इसके स्थापत्य कला से लेकर जितने भी मैंने प्रश्न पूछे आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगर आप जवाब भी नहीं दे पाते हैं तो संपूर्ण इतिहास के माध्यम से हम इनको क्रमबद्ध तरीके से जवाब देंगे। जी हाँ, लेकिन प्रश्नों को इतने रफ्तार से इसलिए पूछा जा रहा है कि जहाँ सारे इतिहास के प्रश्न आपके 5-6 घंटे में हो जाएंगे, वो पूरा लेक्चर आप समझ सकते हैं कि 15 घंटे से तो ऊपर ही होंगे निश्चित रूप से। लेकिन ये प्रश्नों के जो मैं भूमिका बना रहा हूँ, इसके आसपास के भी प्रश्न आपको याद आ जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो नए स्टूडेंट हैं, उनको ये सीखने का मौका इस समय मिल रहा होगा कि अभी हमारी कमी कहाँ है, हमारी मजबूती कहाँ है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला। क्लियर? आते हैं, आप बताइए अकबर के कुल कितने नवरत्न हैं। अब आगे प्रश्न सुनिए, अकबर के कुल कितने रत्न रहते हैं या कितने नवरत्न हैं? तो नवरत्न तो है ही हैं। आप ये बताने का प्रयास करिए कि मुल्ला दो प्याजा नवरत्नों में कौन किसका स्पेशलिस्ट था, विशेषज्ञ था, वो बताने का प्रयास करेगा। मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, कुछ लोगों का नाम बताना होगा आपको, ये किस में से संबंधित थे। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और अबुल फजल रहीम एक खाना बताने का प्रयास करिएगा। बीरबल, ये किन क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट थे? आप सोच रहे होंगे कि अभी और हैं, तो अभी और के बारे में ना जाइए, इतने बारे में आप बताइए। मानसिंह के बारे में बताइए, बीरबल के बारे में बताइए, अबुल फजल के बारे में बताइए, टोडरमल के बारे में बताइए, मुल्ला दो प्याजा के बारे में बताइए। तानसेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे और तानसेन को अकबर के दरबार में लाने वाला कौन व्यक्ति था? जी हाँ, और तानसेन के गुरु का क्या नाम था? इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बताने का प्रयास करिए। यहाँ से तानसेन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अकबर से रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन हैं। अकबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उसके अभियानों से लेकर है, उसका राजपूतों से संबंध है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपसे अकबर से पूछे हैं, इस पर स्पेशली आप ध्यान करने का प्रयास करिएगा। अगला चलते हैं, मुग़ल शासक का वो कौन सा शासक था जिसका विवाह मेरुनिसा से हुआ था? जी हाँ, मेरुनिसा से हुआ था, जोधाबाई से हुआ था और मानबाई से हुआ था। और उसकी कौन सी पत्नी थी जो जहर खा के मर गई थी? क्लियर? मुगल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। जिसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और उसका नाम बताइए जिसको प्यार से शेखू बाबा भी कहा जाता था। उस शासक का नाम बताइए जिसको सलीम के नाम से जाना जाता था। उस शासक का नाम बताइए जिसको जिन्ना पीर के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश के किस शासक को आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है? ये सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो न्याय जंजीर की व्यवस्था को लाया गया था? और एक चीज़ आप ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत में न्याय मांगने के लिए किस कपड़े का लोग प्रयोग करते थे? जी हाँ, किस कपड़े का लोग प्रयोग करते थे न्याय मांगने के लिए? दिल्ली सल्तनत में न्याय का जंजीर किस शासक के समय प्रसिद्ध है? क्लियर? अब आप बताइए असमत बेगम कौन थी? असमत बेगम कौन थी? और आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि अशफाक खान कौन था? शहरयार कौन था? लाडली बेगम कौन था? ये सारे चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जहाँ आरा कौन थी? रोशन आरा कौन थी? ये बताने का प्रयास करिएगा। शाहजहां के कुल कितने पुत्र थे? शाहजहां के कुल कितने पुत्र थे? जहांगीर किस सिख गुरु को फांसी की सजा सुना दी थी और क्यों सुनाई थी? ये आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के समय कुल मनसबदारों की संख्या कितनी थी? जहांगीर के समय कुल मनसबदारों की संख्या कितनी थी?
शाहजहाँ के समय कुल मनसबदारों की संख्या कितनी थी और औरंगजेब के समय कुल मनसबदारों की संख्या कितनी थी। कभी कभी मनसबदारों से भी प्रश्न पूछ जाता है कि इनके समय मनसबदारों की संख्या कितनी थी। क्लियर? ये आपको बताना होगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको बताना ही होगा। आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ। बताने का मतलब इस पर विचार करिए, विचार करिए। बताने का मतलब यहाँ पर है कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आप कैसे जीएस पर अपनी पकड़ बनाएंगे, कैसे आप कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। बिना इसके बताए तो आप कंपटीशन को क्वालिफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों के साथ हम आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप ये बताने का प्रयास करिएगा कि मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो अहमदनगर को, जी हाँ, अहमदनगर को मुगल वंश के साम्राज्य में विलय करवाया था। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में विलय करवाया था, ये आपको बताना होगा। अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को पुनः अकबर के बंद करने के बाद पुनः चालू करवा दिया था। फिर ऐसा कौन शासक था जिसने उस पर बंद करवाया था। मुगल वंश का वो कौन सा अंतिम शासक था जिसने जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा प्रदान किया गया था। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसको लंपट मूर्ख का नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसको शाह-ए-खबर के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसको घिरलित कायर के नाम से जाना जाता था। सैयद बंधु ने मुगल वंश के कितने शासकों को बनाने में भूमिका निभाई थी और भारतीय इतिहास में किनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। मुगल वंश के किस शासकों के समय मराठों ने बंगाल के नवाबों से चौथ लिया करते थे। उस समय मुगल वंश का कौन शासक था जिस समय मराठे ने बंगाल के नवाबों से कर लिया करते थे, आपको बताना होगा। ये भी प्रश्न बताने का मतलब बिना बताए कंपटीशन आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। आगे चलते हैं मित्र। नादिर शाह अब्दाली और अहमद साहब का अब्दाली का अटैक जिस समय भारत में हुआ था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था, बताइए। मुगल वंश का उस समय कौन सा शासक था। और दूसरी चीज़ आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा, मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय मराठा के उत्तराधिकार साहू को छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, छत्रपति साहू को कब छोड़ा जाता है, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था। अगला क्वेश्चन ये कि किसके सहयोग से बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। मुगल वंश का उत्तराधिकार युद्ध सर्वाधिक कब चर्चित माना जाता है और शाहजहां का सबसे छोटा लड़का और शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का कौन था। शाहनामा किसके द्वारा रचित की गई है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित की गई है, अकबरनामा किसके द्वारा रचना की गई है, आईने अकबरी किसके द्वारा रचित की गई है, और मुगलों की शासकीय या राजकीय भाषा कौन थी और प्रारंभ में कौन थी। ये प्रश्न मैंने अभी थोड़े पहले किया था, फिर से मैं आपको ये कह दे रहा हूँ। अब्दुल रहीम खान एक खाना कौन था, अब्दुल रहीम खान एक खाना कौन था और अब्दुल रहीम को खान एक खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये आप बताइएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। भारतीय इतिहास में हेमू कौन था, भारतीय इतिहास में हेमू कौन था। इसको विक्रमादित्य को किस नंबर पे रखा जाता है, ये बताने का प्रयास करिएगा। मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन रहता है,
मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन रहता है? मुगल वंश का वो बादशाह का नाम बताइए जिसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था। मुगल वंश के उस बादशाह का नाम बताइए जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। मुगल वंश के उस बादशाह का नाम बताइए जिसके समय मराठों ने बंगाल के नवाबों से कर लेना प्रारंभ किया था। इन सारे प्रश्नों पर विचार करिए मित्र। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मुगल वंश के किस शासक के समय सर्वप्रथम यहाँ पे अंग्रेजों का आवागमन होता है? अंग्रेजों का आवागमन मुगल वंश के किस शासक के समय होता है? ये भी आपको बताना होगा। अंग्रेजों को हुगली नदी से परास्त करके किस मुगल वंश के शासकों के द्वारा भगाया जाता है? वो मुगल वंश का शासक कौन था जिसने हुगली नदी से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन उनके माफ़ी मांगने पर दोबारा उनको शरण प्रदान किया था? क्लियर? उस समय कौन मुगल वंश का शासक था, ये आपको ध्यान देना। औरंगजेब की तुलना भारत के किस वायसराय से की गई है? औरंगजेब की तुलना भारत के किस वायसराय से की गई है, ये भी आपको बताना होगा। आते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन अब हम धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुगल वंश के सभी शासकों के क्रम आपको याद होने ही चाहिए, वो भी डेट वाइज डेट। और जैसे मैंने को रिलेटेड करके प्रश्न पूछा है वैसे आपको यहाँ पे बताना होगा सारी चीज़ों को। बिना ये सारे क्वेश्चन को जवाब दिए आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते, और ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी नहीं हो सकते हैं। अगर मेरे तरीके से प्रश्न आप पूछने की हैबिट डालोगे, या इस तरीके से आप तभी प्रश्न पूछ सकते हो जब आपका इस तरीके का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस पर वर्क किए होगी तभी होगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से इतिहास में पूछे गए 100% प्रश्न में आप 80 से 90% प्रश्न सॉल्व करके आओगे। आप कहोगे सर 100% क्यों नहीं? तो भाई, कला जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 आज तक कोई नहीं पाया है। कला जैसे विषय में 100% में 100% दिया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? इस पर एक अलग से कभी टॉपिक पे चर्चा होगी। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुगल वंश, जो परवर्ती मुगल वंश और उत्तरवर्ती मुगल वंश है, इनमें आप काफ़ी चीज़ें देखें। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। मुगल वंश में किस शासक के द्वारा आना सिक्का चलाया गया था? किस शासक के द्वारा, या अब मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस शासक के द्वारा आना सिक्का, किस शासक के द्वारा रुपया, किस शासक के द्वारा दाम, किस शासक के द्वारा मोहर, और किस शासक के सिक्कों पर राम और सीता का चित्रांकन किया गया है, और किस शासक के सिक्कों पर ये दर्शाया गया है कि एक राजा के साथ उसकी रानी का भी आदेश उसके राजा के समान होगा। जी हाँ, यानी कि राजा और रानी का आदेश राजा का आदेश समझा जाएगा। क्लियर? और एक चीज़ ये भी बताना होगा कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है, और ये बीबी का मकबरा किसकी नकल की गई थी, और इसको बनवाने वाला शासक कौन था। क्लियर? ताजमहल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें तो हर लोग का इंटरेस्ट है। जितना इसमें इंटरेस्ट है उतना भारत के अन्य स्थापत्य कला को भी महत्व दीजिए। आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, और ये किस जिला में पड़ता है, और ताजमहल के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे थे, और जो इसके वास्तुकार थे, जो इसके निर्माणकर्ता थे, वो किस देश से आए हुए थे।
और ताजमहल किसके द्वारा और किसकी याद में बनवाया गया था और क्यों बनवाया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुग़ल वंश से जो इतने सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसका आप जवाब देंगे। वन लाइनियर टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर इसी को लेक्चर के माध्यम से दिया जाता तो ये थोड़ा बड़ा होता, निश्चित रूप से बड़ा होता। क्लियर? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी वन लाइनियर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन गए उतने हो ही गए। अब देखते हैं इसके बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं आधुनिक भारत में। हालांकि आधुनिक भारत औरंगजेब की मृत्यु के ही उपरांत प्रारंभ मानी जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद इसको माना जाता है। कुछ इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकारों का अपना इस पर नज़रिया अलग अलग है मित्र। तो इस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसलिए अब हम आधुनिक भारत से रिलेटेड से प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। एशियंट हिस्ट्री से प्रश्न आपने देख लिया, मेडुअल हिस्ट्री से आपने प्रश्न देखा, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मैं ना तो धार्मिक बिंदुओं पर चर्चा किया हूँ और ना तो मैं दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में चर्चा किया हूँ। अभी मैं उत्तर भारत पर सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ कल्चर पर ही दृष्टिपात किया हूँ। अभी हमारा श्रृंखला आगे की तरफ होगा। जी हाँ, आइए हम अब आधुनिक भारत में कुछ मोटे मोटे बिंदुओं से रिलेटेड क्वेश्चन कर देते हैं। पहला, यूरोपीय कंपनियों के आने का भारत में पीछे क्या कारण था? कुस्तुनिया पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? और दूसरी चीज़, वास्को डी गामा भारत में कब आता है? यूरोपीय कंपनियों में मुख्य रूप से कौन कौन सी कंपनी भारत में आई थी, उनका सही सीक्वेंस बताइए और इन कंपनियों की स्थापना का भी सीक्वेंस बताइए। देखिए, भारत में आने का क्रम इनका कुछ अलग है और जो आए इनके कंपनियों की स्थापना कुछ अलग है। अब आगे बताइए कि पुर्तगाली का हम कहें, अगर हम पुर्तगाली के बारे में बताएं तो पुर्तगाली का वास्तविक गवर्नर किसे माना जाता है? और पुर्तगाली का वो कौन सा गवर्नर था जो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? और पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? और पुर्तगाली को में कोच्चि पर वास्तविक रूप से किस गवर्नर के द्वारा कोठी बनाई गई थी? और किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा गोवा को जीता गया था और किसके द्वारा गोवा को जीता गया था? और गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? इतने क्वेश्चन बताने का प्रयास करेगा। और गोवा के साथ साथ दीव और दमन पर पुर्तगालियों के द्वारा कब अधिकार कर लिया जाता है? क्लियर? पुर्तगालियों ने कब और किसके समय बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को दे देता है और अंग्रेज़ बाद में चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं? ये घटना कब की है? और जब ये करते हैं तो ऐसे स्थिति में अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत हो जाती है और तब जाकर डचों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अब हम आते हैं डचों का आवागमन भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? और भारत में आने से पहले ये सर्वप्रथम ज़्यादा अपने व्यापारिक केंद्र बिंदु कहाँ पर बनाए हुए थे? क्लियर? डचों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध कब हुआ था, ये बताने का प्रयास करिए। और भारत में डच कहाँ कहाँ पर रहते थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, पुर्तगालियों ने भारत को कौन कौन सी चीज़ें दी, या हम आपसे क्वेश्चन ही पूछ देते हैं, वो यूरोपीय में कौन ऐसे थे जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था को लागू किए? वो यूरोपीय शक्तियों में कौन सी ऐसी शक्ति थी जो भारत में विनिवेश प्रथा या निवेश प्रथा को प्रारंभ की? वो कौन से थे जो भारत में अनायास तंबाकू और प्रिंटिंग मशीन को भारत में जन्म दिया? वो कौन लोग यूरोपीय शक्ति थे जो भारत में टकसाल व्यवस्था को जन्म दिया?
ये आपको बताना होगा कि भाई ये सब आए तो कुछ लेकर भी तो अपने साथ आए होंगे। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कोठी कहाँ बनाई गई और कब बनाई गई? अंग्रेजों के द्वारा मछलीपट्टनम में कोठी कब बनाई गई? अंग्रेजों के द्वारा सूरत में कोठी कब कब बनाई गई? ये भी आपको बताना होगा। और इस समय कौन शासक था? और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना होगा कि डचों के द्वारा मछलीपट्टनम में कोठी कब बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको इतना चीज़ें बताना होगा। दूसरी चीज़ आपको ये बताना होगा फोर्ट विलियम किला कहाँ पर है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे, और फोर्ट लुई किला कहाँ पर है, और ये किसके किसके द्वारा बनवाया गया था और कब कब इसको बनवाया गया था, किन उद्देश्यों को लेकर बनवाया गया था। हालांकि यूरोपीय कल्चर में मैंने इस पर लंबा लेक्चर दिया है, उसको जरूर जाके देखिएगा। लेकिन यहाँ पे वन लाइनियर क्वेश्चन है तो आप बताने का प्रयास करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में, जी हाँ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाला गवर्नर कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालने वाला गवर्नर कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर किसके कहा जाता है? भारत का अंतिम गवर्नर किसको कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर के समकालीन, जी हाँ, भारत के किस गवर्नर के समकालीन प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी? यानी किन किन गवर्नरों के समय ये सारी घटना घटी हुई थी? भारत का वो कौन सा गवर्नर था जिसके समय द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई? भारत का वो कौन सा गवर्नर था जिसके समय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर हम बार बार कर रहे हैं, भारत का गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर होगा। जी हाँ, बंगाल का गवर्नर होगा। और वो बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था? बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके तहत द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई? और ये द्वैध शासन व्यवस्था थी क्या? जी मित्र, ये द्वैध शासन व्यवस्था थी क्या? इस पर भी विचार करिएगा। और इलाहाबाद की संधि में हुआ क्या था? अलीनगर की संधि में हुआ क्या था? ये सारे लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि क्या थी अलीनगर की संधि। तो अभी गवर्नर जनरल के बारे में पूरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम अलग अलग चीज़ों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। वांडेवास का युद्ध किसके समकालीन हुआ था? भारत का कौन सा गवर्नर था जिसके समय वांडीवास का युद्ध हुआ था? भारत का बार बार मुंह से निकल रहा है मित्र, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बंगाल का वो कौन सा गवर्नर था जिसके समय वांडीवास का युद्ध हुआ था? बंगाल का वो कौन सा गवर्नर था जिसके समय बेगरा का युद्ध हुआ था? ये बताने का प्रयास करिएगा। अगला हम चलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय होती थी? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस बंगाल गवर्नर का नाम बताइए जो ब्रिटिश में जाकर आत्महत्या कर लेता है। उस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है और क्यों चलाया जाता है। उस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसको न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता है और जिसको न्यायिक जन्मदाता भी कहा जाता है। उस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए। किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा निदेशक बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाया जाता है? उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहता है? प्रथम मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है और प्रथम मैसूर युद्ध कब होता है और इस युद्ध के परिणाम कौन सी संधि होती है और यह युद्ध किसके किसके बीच होता है, ये भी बताइएगा। अगला ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि सूरत की संधि, जी हाँ, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालाबाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहता है और ये तीनों संधियाँ
किसके किसके बीच होती है और कब कब होती है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा मंगलोर की संधि किसके बीच होती है, किसके बीच होती है, मंगलोर की संधि किसके बीच होती है, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है। बेसिन की संधि, जी हाँ, बेसिन की संधि, देवगांव की संधि, नागपुर की संधि, पेशवा की संधि, नागपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, इन सारे संधियों के समय, इस समय आपको ये बताना होगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसके अलावा संगोला की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है। सिंध की संधि, जी हाँ, सिंध की संधि यानी कि किस संधि, सिंध की संधि के माध्यम सिंध को विलय कब किया गया था, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। अमृतसर की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है। अगर इन सारे संधियों को आप ध्यान में रखकर बंगाल के गवर्नर जनरल को ध्यान में रखेंगे या बंगाल के गवर्नर को ध्यान में रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इतने प्रश्नों को उत्तर आप देते जा रहे हैं जितने मैं प्रश्न कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आपका इतिहास का कॉन्सेप्ट होगा। ये मत सोचिए मित्र मैं सिर्फ प्रश्न पूछा, अगर दिमाग में प्रश्न है तो इसका मतलब उसका उत्तर भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं संपूर्ण लेक्चर के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीज़ों को लेक्चर दूँ ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट भी बने और उस समय इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिले। लेकिन पहले सिर्फ मैं प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए लाया कि आप सिर्फ अपने आप को जज करें। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो संधियों की श्रृंखला हो गई। सहायक संधि लाने वाला कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था। सहायक संधि में लाने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। हड़प नीति लाने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हड़प नीति लाने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक क्वेश्चन बार बार आता है, चलिए ये क्वेश्चन पहले हम कर ही लेते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन तो पूछे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश। और स्वतंत्र भारत का भारतीय प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। क्लियर। इन सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करिएगा। इन गवर्नर जनरल से रिलेटेड कई अधिनियम और एक्ट भी आते हैं जो मैंने आपको संविधान के विकास में पढ़ाए थे। जैसे आप ये भी जान लीजिए कि रेगुलेटरी एक्ट के समय कौन था बंगाल का गवर्नर व बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटरी एक्ट के समय। इसके अलावा 1784 का पिट्स एक्ट के समय, 1793 के एक्ट का समय, 1813 के अधिनियम के समय, 1833 के समय, 1858 के समय, 1861 के समय, 1892 के समय, 1909 के अधिनियम के समय, 1919 के अधिनियम के समय, 1935 के अधिनियम के समय, 1947 के अधिनियम के समय, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वो भारत के वायसराय, इन अधिनियमों के समय कौन कौन था। और मित्र, मैंने संविधान के विकास में ये बताया था कि इस अधिनियम में क्या क्या लाया गया था और इस अधिनियमों के समय, इन अधिनियमों के समय या इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या परिवर्तन किया गया था और भारत में शासन करने के लिए कौन कौन से रूल और रेगुलेशन लाए गए थे, वो भी मैंने बताया था। उसको संविधान के विकास में मेरे जो पहला लेक्चर है, संविधान का जो पहला पार्ट है, उसमें देखिएगा, मैंने सारे चीज़ बताए थे।
तो जो चीज़ें अधिनियम में लाई गई थी उस समय तो कोई ना कोई बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय तो होगा ही कि नहीं होगा? होगा। चलते हैं गवर्नर जनरल वायसराय से कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग, जी हाँ, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? जॉर्ज वालो का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड एरन वरो का कार्यकाल कब से कब तक था? ये सारे गवर्नर जनरल वायसराय का कार्यकाल भी आपको याद होगा, तभी आप बता पाओगे कि इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई थी वो किस गवर्नर जनरल वायसराय में घटी हुई थी। जैसे प्रथम बार जनसंख्या की गणना किस वायसराय के द्वारा लाया गया था, वह वायसराय के समय लाया गया था। और अस्थायी रूप से पहली बार जनगणना किसके समय करवाया गया था? अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था, अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था। हस्तक्षेप की नीति बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट पर रोक भारत के किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? सती प्रथा अधिनियम, ठगी प्रथा अधिनियम, नरबली प्रथा अधिनियम, दास प्रथा अधिनियम, ये सारे अधिनियम, पुनर्विधवा अधिनियम के समय कौन गवर्नर, कौन वायसराय और कौन गवर्नर जनरल थे? ये बारे में आपको याद होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति में जिन प्रांतों या जिन राज्यों का विलय किया गया था उसमें सबसे अंतिम और सबसे पहला प्रांत कौन था? और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सुनते जाइए, क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, क्योंकि गवर्नर जनरल का टॉपिक अगर आप देखेंगे बंगाल के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आप चलेंगे तो 1947 के अधिनियम तक, तो 200 वर्षों के इतिहास में आधुनिक भारत में सब कुछ झलकता है। लेकिन आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं मित्र। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है भारत में? और एक चीज़ ये भी बताइए कि रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम किस बादशाह के द्वारा लाया गया था? भू राजस्व नीति में बताइएगा। और किस अस्थायी भू राजस्व का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये बताइएगा। और इसी आगे ये भी बताइएगा कि भारत में जो अस्थायी भू राजस्व बंदोबस्त था उसका एरिया कितना था और इसके माध्यम से कर की प्राप्ति कितनी होती थी, और ये भारत के किन किन क्षेत्रों में लगाया गया था। इसी तरीके से रैयतवाड़ी भारत के कितने क्षेत्रों में लगाया था और महारवाड़ी कितने क्षेत्रों में लगाया गया था, और ये व्यवस्था थी क्या? किस व्यवस्था में डायरेक्ट जमींदारों से अंग्रेजों के द्वारा लगान लिया जाता था? किस व्यवस्था में डायरेक्ट किसान से लिया जाता था, यानी किसी भी प्रकार की बिचौलियाँ नहीं थी? और किस प्रकार की व्यवस्था में गांव के एक समुदाय बनाकर टैक्स वसूला जाता था, अंग्रेजों के द्वारा लगान वसूला जाता था? ये भी बताइएगा। भारत में आने से पहले कॉर्नवालिस पहले कहाँ था? प्लासी के युद्ध से पहले लॉर्ड क्लाइव कहाँ का गवर्नर था? ये बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं मित्र। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? फूट डालो राज करो की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल की तरह यूज किया?
और वो भारत के कौन से गद्दावर नेता थे जिनके द्वारा सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? और जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? सारा क्वेश्चन जवाब दीजिए, प्रयास करिए। अगर इसमें से आप प्रश्न का मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, निश्चित रूप से सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें। अगर हम आपसे ये पूछें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि जो लंबा शासनकाल में चले तो उसमें एक नहीं दो हो सकते हैं, लेकिन बताना तो होगा। वो भारत का कौन सा या बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका कब्र गाजियाबाद में बनाया गया है? गाजीपुर। कहाँ बनाया गया है? गाजीपुर में बनाया गया है। और वह कौन सा भारत का वायसराय जिसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी, वो भी आपको बताना है। तो कुछ ऐसे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में कुल ऐसे कितने गवर्नर या वायसराय हुए कुल मिलाकर जो उदारवादी किस्म के थे, एल्बर्ट विधेयक, जी हाँ, एल्बर्ट विधेयक किसके समय लाया गया था? यहाँ पर किसके समय का मतलब गवर्नर, वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर, किसके समय का मतलब यही समझिएगा आप, क्योंकि बार बार मैं इनका नाम ले रहा हूँ। तो किसके का मतलब, या मैं गवर्नर की बात करूँगा, या मैं बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करूँगा, या मैं भारत के गवर्नर जनरल की बात करूँगा, या मैं भारत की वायसराय की बात करूँगा। किसके समय का मतलब इसी समय। तो मैं क्या, एल्बर्ट विधेयक किसके समय लाया गया था? स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा के किस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा गया? ये आपको बताना होगा। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के समय कौन था? जिस समय बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय कौन था भारत में? ये कुछ प्रमुख ऐसे जो है छिपे तौर के क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। बिहार को बंगाल से किसके समय अलग किया गया था? दिल्ली का दरबार किसके समय लगा हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके समय समाप्त कर दिया गया था? सूरत का अधिवेशन किसके समय हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके समय चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके समय चला था? लखनऊ का अधिवेशन किसके समय हुआ था? महात्मा गांधी किसके समय दक्षिण अफ्रीका जाते हैं? महात्मा गांधी किसके समय, किसके मतलब अभी मैंने बताया, महात्मा गांधी किसके समय भारत में आते हैं? किसके समय भारत में आते हैं? मार्ले मिंटो सुधार क्या है? मार्ले मिंटो सुधार क्या है? असहयोग आंदोलन किसके समय होता है? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन रहता है, मतलब कौन कौन रहता है? जिस समय त्रिपुरी का अधिवेशन होता है उस समय कौन रहता है? जिस समय 1936 में 1938 में फैजपुर का अधिवेशन होता है उस समय कौन रहता है? 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन होता है उस समय कौन रहता है? कांग्रेस का अधिवेशन। जिस समय दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जब किए तो उस समय कौन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? जिस समय काकोरी कांड की घटना घटी हुई थी उस समय कौन था? जिस समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था उस समय कौन था? जिस समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था उस समय कब था?
अल्फ्रेड पार्क में जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी गई थी उस समय कौन था? गांधी इरविन समझौता तो आप जानते ही हैं, इरविन तो ही था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किसके समय हुई थी? सारे ये जो तिथि का क्रम है सुनते जाइएगा। मैं अभी किस पर चर्चा कर रहा हूँ? गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब पर चर्चा कर रहा हूँ। जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया उस समय कौन था? जिस समय कैबिनेट मिशन आया उस समय कौन था? जिस समय ब्लैक फॉलोअर का गठन हुआ था उस समय कौन था? जिस समय मुक्ति दिवस मनाया गया उस समय कौन था? जिस समय सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया उस समय कौन था? तो इस तरीके से जितने भी ऐतिहासिक घटना हुए ये आपको याद होने चाहिए। जैसे आपने ये देखा कि जिस समय अकबर गद्दी पे बैठा था तो उसके दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे या ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ये फोकस करना होगा कि ये जो 5 साल के अंतराल पर गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल बनते थे, इनके समय कौन कौन सी भारतीय ऐतिहासिक घटनाएं घट रही थी। अब ये अलग मुद्दा है कि होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, काकोरी कांड की घटना, लाहौर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र में क्या क्या चीज़ें हुआ था और इसमें कौन कौन से शामिल थे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये घटना किसके समय हुआ था ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए मित्र आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट तो बना ही होगा, अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में इतने क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ और इसके साथ आपको मैं समझ भी दे रहा हूँ, तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन करना होगा तो आप क्वेश्चन करिएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्लियर? आप कहेंगे सर क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, आप कहेंगे कि क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन करना आसान होता है लेकिन वो सारे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो वही कर सकता है जो तो जिसको सारे डाटा याद होंगे मैक्सिमम, निश्चित रूप से जिसको मैक्सिमम डाटा याद होंगे वही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा कोई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात थी वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर के समय। देखिए मित्र, अब हम कुछ अन्य घटनाएं पर भी चर्चा यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानने के लिए आवश्यक है। पहली घटना हम करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है। सॉरी, मैं यहाँ प्रश्न लेक्चर देने लगा था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है आपको ये बताना है, और प्लासी का युद्ध किन कारणों को लेकर होता है ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के मित्र कौन होते हैं और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के शत्रु कौन कौन होते हैं, जिसको लॉर्ड क्लाइव अपने तरफ मिलाया हुआ था। उन सारे शत्रुओं के बारे में बताइए। दूसरा ये बताइए कि मीर जाफ़र कौन था, मीर जाफ़र कौन था, और ये इसको बंगाल का नवाब कब बनाया जाता है और कब इसको गद्दी से उतार कर मीर कासिम को बनाया जाता है। जी हाँ। अगला ये कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग, भारतीय लोग शामिल थे और अंग्रेज़ों के लोग कौन कौन से शामिल थे, और बक्सर का युद्ध किन कारणों की वजह से हुआ था और बक्सर का युद्ध किन परिस्थिति में हुआ था, उसको भी आपको बताना होगा। दूसरा ये कि प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के सोच में क्या परिवर्तन आता है, थोड़ा सा उस पर भी आप विचार करिएगा, क्योंकि ये वो दो युद्ध ऐसे थे जो ये तय कर दिया कि अब भारत में शासन अंग्रेज़ ही करेंगे। वो कैसे तय किए ये आप बताने का प्रयास करिएगा।
क्लियर। इसके बाद आपको ये बताना होगा कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था और आंग्ल कर्नाटक कुल कितने युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे और हर कर्नाटक युद्ध में कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। एक बताइए किस आंग्ल कर्नाटक के युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और किस आंग्ल कर्नाटक के युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। और प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किस मुद्दों के लेकर हुआ था। और अगला ये बताइए कि किस आंग्ल और मैसूर युद्ध में मराठों ने मैसूर का साथ नहीं दिया था और किस आंग्ल मैसूर के युद्ध में मराठों ने मैसूर का साथ दिया था। ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा और ये भी बताने का प्रयास करिएगा किसके द्वारा और किस युद्ध के समय ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैंने मित्रों को बिना कुछ दिए अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। जी हाँ, अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। किसके संदर्भ में कहा गया? मित्रों को बिना कुछ दिए। और किसके द्वारा और कब कहा गया? चलिए मैं आपसे पूछ दे रहा हूँ, वह बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जो ये कहा था? और किसने ये कहा था कि अब पूर्वीय देशों पर मेरा अधिकार होना तय है, पूर्वी देशों पर मेरा अधिकार होना तय है? ये किस बंगाल गवर्नर जनरल के द्वारा कहा गया था? ये भी आप बताने की कोशिश करिए। देखिए मैं स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। मैसूर के संदर्भ में जब हम बातें ही कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैसूर के संदर्भ में तो अभी मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये दक्षिण भारत का मुद्दा है, इसलिए दक्षिण भारत के संदर्भ में दक्षिण भारत में कुछ चर्चा करेंगे। अभी तो मेरा संबंध कुछ प्लासी युद्ध जो उत्तर भारत में, बक्सर के युद्ध उत्तर भारत में हुए, तो इसलिए मेरी चर्चा इसी पर होनी चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप जानते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं बढ़ती ही चली गई। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और बताना होगा कि अगर हम बात करें आगे तरफ 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे, सैनिक विद्रोह कब हुए थे, और 1857 की क्रांति में ध्यान से सुनिएगा, बिहार से पटना से नेतृत्व करने वाला कौन थे, इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले कौन थे, लखनऊ से नेतृत्व करने वाले कौन थे, दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, ग्वालियर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, झांसी से नेतृत्व करने वाले कौन थे 1857 की क्रांति में? ये आपको बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि झांसी से जो नेतृत्व करने वाले थे उनका दमन किसने किया था, फिर जो दिल्ली में 1857 की क्रांति हुई थी उसका दमन किसने किया था। ठीक इसी तरीके से आपको ये बताना होगा कि लखनऊ का दमन किसने किया था और लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अलावा इलाहाबाद का दमन किसने किया था, झांसी का दमन किसने किया था, ग्वालियर का दमन किसने किया था, बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था उसका दमन किसने किया था। यानी कि वो कौन अंग्रेज थे जो इन सारे लोगों ने 1857 की क्रांति का दमन किया था और इन क्षेत्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था। एक चीज़। दूसरे चीज़ मित्र, 1857 की क्रांति में बहुत स्टेटमेंट भी हैं। जैसे 1857 की क्रांति को कौन ये कहते हैं कि ये न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न तो ये राष्ट्रीय क्रांति थी। और किसने 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति के रूप में दर्शाया है, और किसने ये कहा है कि 1857 की क्रांति बर्बर और सभ्य लोगों के बीच की क्रांति है, और किसने ये कहा कि 1857 की क्रांति ये ईसाई धर्म के विरुद्ध किया गया था। जी हाँ। और 1857 की क्रांति का सरकारी ऐतिहासिक कार्य व्यक्ति कौन था। ये सारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आपको जवाब देना होगा। और इस 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या बड़ा परिवर्तन आया, उस बड़े परिवर्तन को भी आपको ध्यान में रखना होगा।
तो ये बातें हो गई 1857 की क्रांति को लेकर। क्लियर? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का एक इम्पोर्टेंट चर्चा और आता है, हालांकि वो पूरे आधुनिक भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में आता है, लेकिन ये चर्चा थोड़ा सा मैं बाद में ही करूँगा, क्योंकि ये धार्मिक और सामाजिक सुधार से रिलेटेड हैं। क्योंकि आधुनिक भारत थोड़ा सा को रिलेटेड लेकर चलना पड़ता है मित्र, तो ये अपने आप में एक जटिल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें हों। तो ये यहाँ पर क्या था, बंगाल के नवाब के बारे में देखा आपने, और वायसराय के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपने बताया, बना लिया होगा दिमाग में। इसके बाद देखते हैं कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर आप देखेंगे तो सिख उभर के आते हैं, जाट उभर के आते हैं। जैसे जाटों में बहुत सारे नाम आप सुने होंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप बताने का प्रयास करिए कि सवाई जयसिंह कौन था, सवाई जयसिंह कौन था, चूड़ामल कौन थे, सूरजमल कौन थे, गोकुल कौन थे, राजा राम कौन थे, जिसने सिकंदरिया से अकबर की समाधि से कंकाल को निकालकर उसको जला दिया था। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, औरंगजेब के ही समय से चला आ रहा था। सिख में उधर देखेंगे तो दिलीप सिंह, खड़क सिंह और खड़क सिंह, दिलीप सिंह, ये लोग थे, और राणा रणजीत सिंह थे, जो सिख से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जाट, इधर सिख, इधर अवध, इधर बंगाल। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ये सारे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और ये पहले तो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु रहते हैं, जिसका अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और फिर धीरे धीरे इनको मिलाकर आगे चल कर आप देख ही रहे हैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बाद पूरी तरीके से ये एक एक करके आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल नेपाल, आंग्ल वर्मा के माध्यम से इन लोगों को मिला लिया। वर्मा को लाल डलहौजी के समय मिलाया गया, सिक्किम को लाल डलहौजी के समय मिलाया गया, एलन बैरो के समय सिंध को मिलाया गया, ऐसे ऐसे करके मिलाया गया। तो कुछ प्रश्न के भी जवाब आप यहाँ पे सुन रहे होंगे। देखिए, अब आधुनिक भारत में मुझे क्या क्या चर्चा करना है, यानी कहाँ कहाँ से प्रश्न करना है। मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न करना है, यहाँ से मैं अभी प्रश्न करूँगा। धार्मिक सामाजिक सुधार के आंदोलन से लेकर मुझे प्रश्न करना है, मुझे क्रांतिकारियों से लेकर प्रश्न करना है, और फिर गांधी के युग से भी ढेर सारे प्रश्न अभी करने हैं। फिर इसके बाद हम दक्षिण भारत के इतिहास के शासकों से प्रश्न करेंगे। फिर इसके बाद हम धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। धार्मिक व्यवस्था में हम वैदिक धर्म से लेकर जैन, बौद्ध, फिर मध्यकालीन में आएंगे, और मध्यकालीन से फिर आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो मित्र, थोड़े समय के लिए कुछ वेट करिए, क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा से अब इंतज़ार करिए, इसके बाद तुरंत बनेगा ही वीडियो, जल्दी ही आपके सामने ये सारे प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।